हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 19 अगस्त 2021 एंड आज हम लोग इस वीडियो में ग्लोबल स्पिरिट्स इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसका फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड इसके साथ हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं जो भी स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ उनमें से मैं जो है इसको फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल में ज़्यादा फोकस करता हूँ, टेक्निकल को मैं बहुत ज़्यादा कम प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल आपको कभी कभी बहुत सारा स्टॉक मिलेगा जिसका फंडामेंटल फैंटास्टिक है, फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर फैंटास्टिक मूवमेंट हो रहा है, हर साल ग्रो हो रहा है, लेकिन कभी कभी उसका चार्ट में जो है आपको जो प्राइस मूवमेंट है वो एक ही रेंज में घूमता फिरता है। ठीक है, मतलब उसमें से जो है प्रॉफिट एंड जो रेवेन्यू है वो दिन के दिन इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपका जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह का स्टॉक जो है आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड यूजुअली मैं इस तरह का स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ एंड सस्ते भाव में मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एक ना एक दिन इस स्टॉक में जो है भयंकर तेजी आएगा एंड एक्चुअल जो प्राइस है इस होना चाहिए उस प्राइस की तरफ ये स्टॉक जाएगा। तो उनमें से एक स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है बहुत सारे सालों से, लेकिन सडनली मूवमेंट आ जाता है। तो इस स्टॉक है, इसका नाम है ग्लोबल स्पिरिट्स। तो हम लोग इसका पहले चार्ट पैटर्न मतलब इसका जो है रिटर्न का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो एक दिन में रिटर्न देखिए 4.78%, 5 दिन का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। 5 दिन का रिटर्न देखिए 6.15%, एक महीने का रिटर्न है 41%, 6 महीने का रिटर्न है 167%, ईयर टू डेट रिटर्न है 196%, एक ईयर का रिटर्न है 503%। तो अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है। ये स्टॉक तो आपको फंडामेंटली फैंटास्टिक लग रहा होगा कि एक साल में 500% रिटर्न, एक महीने में 41% रिटर्न, तो ये स्टॉक बेहतरीन होना चाहिए। रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, पहले उसके बाद हम लोग 5 साल का डेटा देखेंगे। 5 साल में 1125%, लेकिन यहाँ से देखिए अराउंड दिस पॉइंट से 2020 तक इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है ना। यहाँ पर देखिए सिर्फ 20-25% मूवमेंट हुआ, लेकिन 2020 के बाद से स्टॉक में अच्छा खासा रनअप आना चालू हुआ। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये स्टॉक मार्केट में आया था, लिस्ट हुआ था 2009 में। 2009 से 2020 तक इस स्टॉक में सिर्फ 42% रिटर्न दिया है, 43%, मतलब एक ही रेंज में घूम फिर रहा था। देन सडनली एक रैली आके 600-700% रिटर्न दिया। तो आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, भाई यहाँ से यहाँ तक इतना लंबे साल से ये प्राइस एक ही जगह पे घूम फिर रहा था, तो ये प्राइस क्यों घूम रहा था इस जगह पे। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम में अराउंड दिस पॉइंट अगर आप इसका फाइनेंशियल चेक करते तो आपको पता चल जाता कि फाइनेंशियल में तो सब कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल इज इवन बेटर देन मेनी अदर कंपनीज जिसका जो ग्रोथ इतना अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस स्टॉक पे फाइनेंशियल फैंटास्टिक है लेकिन ग्रोथ नहीं है, यानी ये अभी भी जो अंडर वैल्यूड शेयर था अराउंड दिस पॉइंट। इवन फिलहाल की सिचुएशन में भी एक साल में 900%, 2 साल में रिटर्न देने के बावजूद भी ये शेयर मेरे को लग रहा है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है एंड इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा आना बाकी है। ठीक है, तो क्यों मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस जब करेंगे, जब चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग screener.in में चलते हैं एंड वहाँ पर जाके हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको लेके आया हूँ screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग इस ग्लोबल स्पिरिट्स इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग इस शेयर का जो बिजनेस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अबाउट सेक्शन में यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो कि ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड इज एस्टेब्लिश ब्ला 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 एंड एक्चुअली ये जो है लीकर कंपनी है, यानी एक अल्कोहल रिलेटेड बेवरेज ये बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ द फर्स्ट वन टू सेट अप ग्रेन डिस्टिलरी एंड लॉन्च ब्रांडेड DDGS इन इंडिया। तो ये अल्कोहल मैन्युफैक्चर करता है एंड बाय द वे मैं अल्कोहल को सपोर्ट अल्कोहल को मतलब कंज्यूम खुद भी नहीं करता हूँ एंड ना ही मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ कि अल्कोहल आप कंज्यूम कीजिए। तो मैं अल्कोहल एंड जो भी नशे का जो चीज़ है उसका साफ खिलाफ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इसका बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ आपको पसंद है उसका शेयर खरीद लीजिए एंड जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसका शेयर मत कीजिए। ये स्टेटमेंट जरा सर गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मुझे लेस चिप्स बहुत पसंद है। लेस कौन मैन्युफैक्चर करते हैं? ITC। तो मतलब लेस मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि ITC खरीद लूँगा और 5 साल में मेरे नेक्स्ट 5 साल में मेरे को वो 1-2% रिटर्न ही मिलेगा। तो मेरे को उस बिजनेस में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, जिसमें रिटर्न का प्रोफाइल कम है, लेकिन हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दूंगा, शिमारू का जो वीडियोस मतलब एक एंटरटेनमेंट चैनल है जो बहुत अच्छा अच्छा मूवीज़ क्रिएट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल धमाल, गोलमाल, इस तरह का मूवीज़, ठीक है, शिमारू बनाया था। ठीक है, बट अगर आप उसका शेयर का प्राइस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि वो बिज़नेस कर ही नहीं पा रहा है, उसका बिज़नेस गिरते जा रहा है लगातार। तो वो मूवी मेरे को अच्छा लगा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका शेयर मैं खरीद लूँ। ठीक है, तो बिज़नेस में अगर फाइनेंशियल अच्छा लगे तो ही आप खरीदिए। ठीक है, मे भी वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसके साथ वो जो चीज़ बनाता है मैन्युफैक्चर करता है उसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल का बिजनेस जो है, मैं खुद अल्कोहल नहीं खाता एंड किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी इस कंपनी में मेरे को इंटरेस्ट है। तो पहले हम लोग इसका वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे, देखते हैं कि वेबसाइट में क्या कुछ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर से समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैन्युफैक्चर करता है। इस तरह का जो विस्की वगैरह अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर ये करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखा है 360 वे वगैरह वगैरह, अबाउट अस, यहाँ पर आप देख सकते हो
कि अबाउट रैक्स में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है अल्कोहल मैन्युफैक्चर करता है, ये ग्लोबल स्पिरिट्स ये शेयर। तो हम लोग जो है इसका और जो कुछ डिटेल्स हैं वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। तो मार्केट कैप इस शेयर का देखिए 2713 करोड़, तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, है ना। उसके बाद स्टॉक का पी देखिए 15.3 एंड इंडस्ट्री का पी कितना है 38.7। तो अच्छा चीज़ ये है कि इंडस्ट्री का पी से आपको मतलब आधे से भी कम वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आपको अभी भी सस्ते वैल्यूएशन में ये शेयर मिल रहा है। एक साल में 600% रिटर्न देने के बाद भी ये शेयर सस्ता लग रहा है। उसके बाद हम लोग इसका आर देखिए 32.6, ROE है 27.3 एंड बाय द वे ये जो ROE का नंबर है वो 1 इस ईयर का है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये ROCE का नंबर ये मेंटेन करता है कि नहीं हर साल। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बटन में स्क्रॉल करके जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो कि ROE जो है इस साल 33% हुआ है। पहले जो है इतना अच्छा ROCE नहीं था। देखिए 2016 में 5%, देन 5%, 6%, 9%, 14%। तो अच्छा ROCE ये शेयर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अच्छा चीज़ ये कि इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर जो है फैंटास्टिक है, 9 करंटली 6 हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो हम लोग इसका और भी डिटेल देख लेते हैं। ROE तो हम लोग देख लिए, अच्छा नंबर मेरे को लगा। उसके बाद इंडस्ट्री का भी हम लोग को देख लिया। उसके बाद जो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग में देखिए स्लाइटली ऐड हुआ है, मतलब प्रोमोटर ने खुद शेयर को खरीदा है, ठीक है। ये अच्छा चीज़ है। प्रॉफिट पास सेल का कंपाउंडेड प्रॉफिट है 69.6%, फैंटास्टिक नंबर है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 90%, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इसको। FII का होल्डिंग देखिए 1.47% एंड DII का होल्डिंग 0.94%। छोटा कंपनी है फिर भी FII एंड DII का होल्डिंग है। देखिए EPS इज 61, जहाँ पर स्टॉक का पी है 15। तो EPS जो है पी से काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, ये अच्छा साइन है। उसके बाद जो है हम लोग इसका करंट प्राइस चेक कीजिए। यहाँ पर करंट प्राइस है 942 एंड बुक वैल्यू है 203। तो बुक वैल्यू से करंट प्राइस ह्यूज वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है। अराउंड 4 टाइम्स यहाँ पर देख सकते हो, 4.63 टाइम्स में ही इसका जो करंट प्राइस है ट्रेड हो रहा है। तो मतलब एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में ये ट्रेड नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल 0.24, ये नेग्लिजिबल है। प्लेज परसेंटेज एक भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 56%, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है प्रोमोटर का होल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ओवर 1 ईयर 490%, मैंने आप लोगों को दिखा दिया पहले। PG रेशियो देखिए 0.22, तो PG रेशियो 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी इस शेयर में ह्यूज ग्रोथ आना मतलब आ सकता है फ्यूचर में। एंड मेरे हिसाब से अगर इस तरह का ग्रोथ, इसका जो फाइनेंशियल नंबर है इस तरह का ही रहे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। तो फाइनेंशियल नंबर कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे, तो पहले और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डिविडेंड देखिए 0.11%, तो छोटा मोटा डिविडेंड देता है छोटा कंपनी। फेस वैल्यू है 10, स्प्लिट नहीं हुआ है अभी भी। सेल्स ग्रोथ देखिए 11, बहुत ह्यूज तो ग्रोथ नहीं है लेकिन 11 इज़ नॉट बैड आइदर, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है 578, करंट प्राइस है 942। इंट्रिंसिक वैल्यू से ह्यूज वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वैल्यूएशन में, सॉरी 3 टाइम्स नहीं, मतलब डबल भी नहीं, ठीक है। डबल वैल्यूएशन में भी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ट्रेड नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस अभी भी लेने लायक जगह में है। उसके बाद हम लोग इसका मैक्सिमम रिटर्न का प्रोफाइल देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हो 2009 से, यहाँ पर 2009 से इसका प्राइस था 91, 9 से लेके 2020 तक इसमें कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर सब देख सकते हो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। देन सडनली इसमें रैली आ गया। तो ये रैली किसके वजह से ट्रिगर हुआ, आई हैव नो आइडिया, बट यहाँ पर रैली आया है एंड रैली आना था बिकॉज इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद हम लोग पी रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि भाई कितना अंडर वैल्यू शेयर ये है। यहाँ पर EPS देखिए लगातार ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है ना। बट इसका पी देखिए सडनली ये पी बिलो हो गया, मतलब ये जो EPS का लाइन है 20 के बिलो हो चुका है। यानी एंड जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो आपको पता है EPS के ऊपर अगर पी होता है तो ये जो है अंडर मतलब ओवर वैल्यूड, एंड EPS के नीचे अगर पी होता है तो ये अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ये जाएगा एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के ये फ्यूचर में दे सकता है। तो इसको देख के लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड ही है। तो जो मार्जिन स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि सेल्स एंड मार्जिन देखिए, इसका सेल्स तो लगातार ग्रो हो रहा है ना। एंड यहाँ पर अगर आप ये येलो लाइन जो है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छा चीज़ है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है वो भी इंक्रीज हो रहा है ना। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। तो हम लोग जो है इसका ईयरली रिटर्न की तरफ जाएंगे। देखिए मार्च 2025 से डेटा अवेलेबल है। तो सेल्स देखिए 2015 में 586, 2016 में हुआ 706, देन 2017 में हुआ 774, 2018 में हुआ 853, 19 में हुआ 987, 2020 में हुआ 1167, 2021 में हुआ 1231, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुआ 1371। तो सेल्स देखिए 2015 से 6 साल में लगातार इसका सेल्स ग्रो हो रहा है एंड अच्छा खासा अमाउंट से ग्रो हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले था 8%, 9%, 7%, 9%, बट 2020 में हुआ 11%, 21 में हुआ 21%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुआ 23%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक अच्छा चीज़ माना जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। ये 7 हुआ, 10 हुआ,
14 हुआ, देन 6 हुआ। तो इसके पहले लगातार इंक्रीज हो रहा था, तो आपको मन में सवाल आ रहा होगा भाई ये इतना ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर क्यों हुआ, 14 से डायरेक्ट 6 क्यों हुआ, वो हम लोग बाद में बताएंगे। उसके बाद देखिए 6 तो हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो है 24 हुआ, तो 14 एंड 24 हुआ डायरेक्ट। तो यहाँ पर ह्यूज गिरावट हुआ था, लेकिन फिर से ये इसने ट्रैक में बैक आ गया। उसके बाद देखिए 24 से 50 हुआ, 141 हुआ, 178 हुआ। तो इस साल को छोड़ दीजिए अगर, तो लगातार इसको नेट प्रॉफिट में भी मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा कम क्यों हुआ। तो यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी हुआ, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी नहीं था, 51 से 61 था, 68 था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मूव हो रहा था। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मतलब लास्ट साल से इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ। इसका एक रीज़न ये कि डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। देखिए पहले 27 के अराउंड था, लेकिन डिप्रिसिएशन इस जगह पे बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड टैक्स रेट भी 44% हो गया था। तो 44% मतलब 10 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10, एंड उसका भी 44% मतलब 6 हो गया। तो लेकिन लास्ट ईयर जो है यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उतना ही जो है नेट प्रॉफिट था, बिकॉज वहाँ पर जो है टैक्स में कोई भी कमी नहीं था, ठीक है। तो प्रॉफिट टैक्स इतना ह्यूज इंक्रीमेंट की वजह से ही आपको यहाँ पर आपको फॉल दिखाई दे रहा था 2018 में। लेकिन जो भी हो लगातार इसका नेट प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट, मेरे को फैंटास्टिक नंबर लगा। उसके बाद ईपीएस भी देख लेते हैं। ईपीएस 2 से चालू होता, देन 3.495, फिर यहाँ पर 2 हो गया था, देन 8.45, 1748, एंड करंटली ईपीएस इज फ्रिकिंग 61.73%। एंड इस कंपनी जो है डिविडेंड भी यहाँ से लास्ट 2 साल से यहाँ पर पे कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इस क्वार्टर में हुआ 371 सेल्स, लास्ट क्वार्टर में 357, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट है। उसके प्लस पहले था 367 इंक्रीमेंट है। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो ओवरऑल आपको अच्छा खासा नंबर दिखाई दे रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लास्ट 3 क्वार्टर से देखिए 21, 25, 26, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखिए 10, 13, 17, 18, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है ईपीएस भी चेक कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए नेट प्रॉफिट में भी 51 से 56, तो लगातार इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस जो है लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग जो है इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रिजर्व देखिए 327 था, 26 था, देन 332, देन 339, तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है रिजर्व है ना। देन 345, 369, 418, 557, तो लगातार इसका जो रिजर्व है वो इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। कंपनी रिजर्व बढ़ा रहा है 2015 से। उसके बाद हम लोग बोरोइंग्स भी देखिए बोरोइंग्स तो जो लास्ट क्वार्टर में था 181, इस क्वार्टर में हुआ 142। तो बोरोइंग्स जरूरत होता है, लेकिन बोरोइंग्स जो है इस क्वार्टर में कमी हुआ है। तो ये देखिए बोरोइंग्स अप डाउन होता रहता है। जब तक ना ये बोरोइंग्स जो है रिजर्व से बहुत ज़्यादा हो जाए तब तक आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसके पास जितना रिजर्व है 557, तो बोरोइंग्स को ये मतलब 3 बार वो बोरोइंग्स को क्लियर कर सकता है, ठीक है, कभी भी इसका बोरोइंग्स को ये क्लियर कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे को ठीक ठाक लगा। तो कैश फ्लोज देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए फिलहाल की सिचुएशन में जो नेट कैश फ्लो है पॉजिटिव 38 था, 8 है, लास्ट ईयर में था 18। तो यहाँ पर हम लोग जो है इन्वेस्टिंग वगैरह करता है कंपनी, फाइनेंशिंग वगैरह करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी खर्चा होता है। तो यहाँ पर आप लोग ने कैश फ्लोज देख लिया। हम लोग जो आरओसी का रेशियो हम लोग देख लिया, लेकिन अब हम लोग जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2018 में प्रमोटर के पास 54.43% शेयर था। उसके बाद देखिए 2019 में ये 54.46 हो गया था, छोटा मोटा अमाउंट इंक्रीमेंट हुआ, देन 55.09, देन 55.84। देखिए लगातार प्रमोटर ने खुद का शेयर खरीद रहा है, ठीक है। तो मार्च 2020 में जब क्रैश आया तभी शायद प्रमोटर ने, शायद नहीं, छोटा मोटा अमाउंट में 0.1% शेयर सेल किया था, लेकिन जून क्वार्टर में जो है फिर से इंक्रीमेंट किया। उसके बाद देखिए फिर से इंक्रीमेंट किया, फिलहाल की सिचुएशन में 55.96 हो गया 55.88 से। तो प्रमोटर जो है खुद का शेयर खरीद रहा है, एंड ये एक अच्छा साइन माना जाता है। एंड उसके बावजूद भी एक चीज़ देखिए, एफआईआई जो है 1.47% शेयर खरीद लिया, पहले कितना था 0.83। तो एफआईआई के पास नेग्लिजिबल अमाउंट में शेयर है, लेकिन फिर भी इस एफआईआई जो है इस शेयर में इंटरेस्ट है, इस क्वार्टर में अच्छा खासा ऐड किया है। एडीआई के पास भी बहुत कम शेयर है, लेकिन फिर भी डीआई जो लास्ट कुछ क्वार्टर से यहाँ पर ऐड किया है शेयर। पब्लिक के पास देख लेते हैं, पब्लिक के पास अच्छा खासा अमाउंट है, तो लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा है इस शेयर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। देखिए 41.60 हुआ है, लास्ट क्वार्टर में था 43.04, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पब्लिक से शेयर जो है खरीदा गया है। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो कंपनी है इसका बिजनेस तो फैंटास्टिक है, लिकर का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, लगातार ग्रो होगा, ठीक है। अगर आपको ग्लोबल स्पिरिट्स पसंद नहीं आता है, अगर आपको कोई और कंपनी के साथ जाना है, तो आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रेडिको खैतान, इस शेयर के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसका मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको शायद कुछ डर कम लगेगा कि भाई ये मिड कैप क्या रहा, ये भी स्मॉल है लेकिन उतना ज़्यादा स्मॉल नहीं है। बट ये शेयर जो है मेरे को बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएशन मेरे को अच्छा जस्टिफाइड लगा कि वैल्यूएशन ठीक ठाक वैल्यूएशन में ये अवेलेबल है, ठीक है।
तो इसका प्रोस कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड ग्रोथ 69.59% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन कॉन्स में देखिए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11%, लेकिन पोर सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी ये ग्रोथ हो रहा है हर साल, ये भी आपको देखना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक लगातार इंक्रीमेंट कर रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो फंडामेंट, ये जो अगर आप मुझे इस कंपनी का फाइनेंशियल का रेटिंग देने के लिए कहेंगे तो मैं इसको ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हेल्दी नंबर है इन माई ओपिनियन। 9 आउट ऑफ 10 फंडामेंटल फाइनेंशियल इज नॉट ए जोक। तो अब हम लोग ग्लोबल स्प्रिट्स का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 डे टाइम फ्रेम में आपको जो है यहाँ पर आपको बहुत दिनों से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर किसी ने ऐड किया अच्छा खासा शेयर, दिन ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, तो मे भी यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा, बट आई डोंट नो, ठीक है। अगर मैं ये शेयर को खरीदूंगा, अभी भी ये शेयर बाय द वे मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर मैं इसको खरीदूंगा तो छोटे अमाउंट में खरीदूंगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 15-20 ईयर्स के लिए मैं खरीदूंगा। ट्रेडिंग में नहीं करूंगा। ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाए तो मार्केट का प्राइस यहाँ पर क्रैश हो सकता है, ठीक है। मे भी ये 947 में ट्रेड हो रहा है, तो कुछ भी रीजन आ गया, मार्केट को कोई भी रीजन मिल गया, ये 500 तक चला जाएगा शॉर्ट टर्म में, तो जो लोग ट्रेडर है उन लोगों को लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा इसको फाइनेंशियल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, इसका टेक्निकल चार्ट मैं शायद देखता भी नहीं हूँ, अगर मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मतलब दिखाने के लिए, इसीलिए मैं ये शेयर को इसका टेक्निकल चार्ट को मैंने ओपन किया। तो मे भी ये नीचे क्रैश हो जाए तो और भी सस्ता वैल्यूएशन में हो जाएगा, मैं फिर वेट करूंगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये शेयर में बहुत ज़्यादा दम अभी भी बाकी है, ठीक है। तो हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट में यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं था, ये बॉक्स के अंदर ड्रावक्स बॉक्स या फिर क्या बॉक्स कहते हैं उसके अंदर फंसा हुआ था, देन इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ये इसको टेस्ट करने के लिए आया, देन ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। एंड मे बी यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जा सकता है बिकॉज इसका जो टेक्निकल जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट इसका जो अभी वैल्यूएशन मेरे को लग रहा है कि सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर आप अगर मंथली टाइम फ्रेम का RSI देखेंगे तो अच्छा खासा हाई आ चुके हैं RSI, एंड ये होना ही है, इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो एक दिन का टाइम फ्रेम में हम लोग ROE देख लेंगे, एक दिन का टाइम फ्रेम का हम लोग RSI देख लेंगे, ROC नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RSI जो है 80 के आसपास है। तो यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ जब स्टॉक जो है 30 RSI के पास आता है तभी मैं प्रेफर करता हूँ खरीदना। 40 to 30 के बीच में जो है मेरा इनिशियल टारगेट रहता है, उससे नीचे में मतलब उससे नीचे जाने से पहले ही मैं खरीद लेता हूँ, एंड कभी कभी 50 के आसपास भी RSI खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर आप लोग खरीदते हो तो आपको रिस्क को लेना होगा, क्योंकि मार्केट अगर कभी भी यहाँ पर से डाउन हो जाए तो RSI जो है 40 के आसपास आ जाएगा एंड इसका शेयर प्राइस भी अच्छा खासा क्रैश हो सकता है। तो एक दिन का टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, RSI डाइवर्जेंस भी मेरे को स्पॉट हो रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है एंड RSI जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मे भी यहाँ से करेक्शन आ जाए, कब करेक्शन आएगा आई हैव नो आइडिया, मे बी और भी ऊपर जाए फिर से करेक्शन आ जाए, ठीक है। तो आपको जो है RSI तभी खरीदना है जब RSI 50 के आसपास है तो बेटर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको खरीदूंगा तो लॉन्ग टर्म के विजन के लेके खरीदूंगा, तो किसी भी प्राइस में ले लूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स इट, आपको बाकी डिसाइड करना है कि आपको कितना क्या करना है। मैं जस्ट मेरा व्यू, मेरा जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर किया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ। खुद का एनालिसिस आप कीजिए, इनका आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप कोई भी शेयर को खरीदे या फिर सेल कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।